नमस्कार दोस्तों, हम आव्यूह गुणन के गुणधर्म पढ़ रहे थे, जिनमें से फर्स्ट क्रमविनिमयता और सेकंड साहचर्यता का गुणधर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड है तत्समकता। हम पढ़ रहे हैं आव्यूहों के गुणन में तत्समकता गुण क्या होता है। तो जाहिर सी बात है, तत्समकता से पता चल रहा है कि जो तत्समक आव्यूह होता है, आप जानते हैं उसे, तत्समक आव्यूह जो होता है वो गुणन किस तरीके से दिखाता है, कोई खास बात दिखाता है क्या किसी अन्य आव्यूह से गुणा करने के बाद। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं तत्समकता में। आप पहले जान चुके हैं गांव की भाषा में तत्समक को हम शरीफ आव्यूह कहते थे। और शरीफ आव्यूह, अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो है गुणन, ऑपरेशन जो है वो गुणन है। तो गुणन में जो शरीफ आव्यूह होता है, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझ चुके हैं, अब वापस अपन रिपीट कर लेते हैं। गुणन में जो तत्समक आव्यूह होता है वो कौन सा होता है? इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह गुणन में जो दिखाता है वो गुण तत्समकता कहलाती है। तो क्या दिखाता है इकाई आव्यूह किसी अन्य आव्यूह से गुणन में, वो आप देखिए। आपने एक एग्जाम्पल के जरिए से देखा था कि कोई एक आव्यूह लिया जाए ए, हमने उस एग्जाम्पल में वर्ग आव्यूह लिया था। तो कोई एक वर्ग आव्यूह इसलिए लिया था जिससे आप उस आव्यूह को बाएं पक्ष में रखते हुए इकाई आव्यूह से गुणा दिखा दें और दाहिने पक्ष में रखते हुए भी इकाई आव्यूह से गुणा दिखा दें, दोनों साइड के गुणनफल दिखा सकें। तो आप यहाँ पे देखिए क्या करा था उसने, इकाई आव्यूह ने। आव्यूह ए से जब आपने उसी क्रम के इकाई आव्यूह को गुणा किया था, चाहे तो ए आई की फॉर्म में और चाहे तो आई ए की फॉर्म में, आपने देखा था कि इस आई बेचारे ने, शरीफ था ये, इस आई ने आव्यूह ए से गुणा करने के बाद भी आव्यूह ए की सेहत को नहीं बिगाड़ा। मतलब जब आपने ए और आई का गुणा करा था तब भी गुणनफल से प्राप्त हुआ आव्यूह ए, और जब आपने आई और ए का गुणा करा था तब भी गुणनफल से क्या प्राप्त हुआ था? आई ए। तो सॉरी, गुणनफल से प्राप्त हुआ था आव्यूह ए। तो दोनों ही कंडीशन में जब किसी आई से गुणा करने के बाद भी ए की सेहत खराब नहीं हुई क्योंकि लौट करके ए ही आ गया, तो ही तो हमने कहा था आई को कैसा? शरीफ आव्यूह। अब शरीफ की जगह मैथमेटिकल वे में तत्समक आव्यूह। तो चूंकि ये जो इकाई आव्यूह है ये शराफत दिखाता है गुणन में, इसीलिए इसको गुणन के लिए तत्समक आव्यूह कहा जाता है। और शराफत किस तरीके की आपने देख लिया कि इसको दाहिने साइड रखते हुए अगर किसी आव्यूह से गुणा करा जाए तब भी आव्यूह वही लौट करके आता है, और इसको बाहिनी साइड रख करके किसी अन्य आव्यूह से गुणा करा जाए तब भी आव्यूह की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लिख सकते हैं किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए गुणन तत्समक या गुणन संक्रिया के लिए तत्समक कौन होता है? इकाई आव्यूह। तो ये तत्समकता थी, मतलब तत्समक आव्यूह आई के द्वारा दिखाया गया क्या गुणधर्म, या कह सकते हैं आपकी शराफत, किस संक्रिया के लिए? गुणन संक्रिया के लिए। चौथा जो गुणधर्म है जिसका पालन गुणन संक्रिया करती है वो है बंटनता या डिस्ट्रीब्यूटिविटी। आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कह सकते हैं, आगे आप हायर लेवल की क्लासेज में पढ़ेंगे। तो बंटनता हम सीखने जा रहे हैं। एक्चुअल में बंटनता गुणन संक्रिया और योग संक्रिया का मिला जुला गुण होता है। क्या होता है आप इसे समझें। अगर कभी कोई दो आव्यूह जुड़ रहे हों और तीसरा कोई आव्यूह इनसे गुणा करने के लिए आए, चाहे तो लेफ्ट साइड से और चाहे तो राइट हैंड साइड से, अभी अपन लोग एक्सप्लेन कर लेंगे दूसरी साइड से, तो फिर ये किस तरीके से होता है? पहली बात तो ये कहलाता क्या है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। शॉर्ट वे में इसको बंटनता कहा गया है, बाकी एक्चुअल में है क्या, यहाँ आप देखिए योग भी है और गुणन भी है। तो इसे कंप्लीट वे में अगर कहा जाए तो कहा जाता है योग पर गुणन का बंटन नियम। ठीक है, किस पर? योग पर। किसका? गुणन का बंटन नियम। एक्चुअली ये है कि आप छोटे लेवल की जो क्लासेस थी ना, वहाँ आप इस तरीके के काम कर आए थे, 2 × x + y। आप सिंपल में वो फटाफट से ये जो गुणधर्म पढ़ रहे हैं ना, आप इनका यूज कर चुके हैं। वहाँ आपने बस इतना नहीं समझा था कि एक डिसिप्लिन है
आपने जो करा वो ऐसे ही नहीं करा है, तो फिर यहाँ पे आपने कर दिया था, ये भी तो योग पर गुणन का बंटन था ही थी, तो यहाँ आपने क्या करा था, 2 का गुणा x से करा था ट्वाइस x और लिख दिया था प्लस ट्वाइस y। तो आपने गुणन को योग पर बंटवारा ही तो किया था, वो यहाँ पे है, दो आव्यूह जुड़ रहे हैं और इस जोड़ पर गुणन करना चाहता है बंटवारा। तो फिर कैसे होता था, a b से भी गुणा कर लेता था और प्लस a c से भी गुणा कर लेता था। ये चीज तब संभव है जब आने वाले जो दो गुणन हैं ab और ac ये पॉसिबल हो। सामने जो लिखा हुआ है वो देखें अगर आप, तो उसमें गुणन किस साइड से हुआ था, बाईं साइड से, तो बाम बंटन नियम कहलाता है। हमने शॉर्ट में इसको बाम लिख दिया है। अब अभी बताया गया था कि योग पर गुणन का क्या है, ये बंटन ही तो है, तो गुणन बाईं साइड से भी हो सकता है या दाईं साइड से भी हो सकता है, तो इस तरीके से भी इसको दिखाया जा सकता है। पहला आप ये इस तरीके से दिखा चुके हैं योग पर गुणन का बंटन, आप इसे इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि b प्लस सी यानी कि इन दोनों के जोड़ पर और दाहिनी साइड से गुणन किस तरीके से बंटन नियम को दिखाता है। तो अब दाहिनी साइड से गुणा हो रहा है, तो अब किस तरीके से दिखाएगा आप बताएं, a b से गुणा दिखाएगा। आप उसे a b ना लिखें, बिल्कुल नहीं, छोटी क्लास है कोई बात नहीं है, यहाँ पे x प्लस वाई था या 2 था, आपने इसको 2x लिखा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x प्लस वाई था, इंटू में 2 था, x इंटू 2 लिखना था, आपने इसको ट्वाइस x लिखा, y इंटू 2 लिखना था, आपने इसको ट्वाइस y लिखा। इसलिए लिखा कि ये जो तीनों चीजें थी ये रियल नंबर्स यूज करी गई थी, और रियल नंबर्स एक्चुअल में आपने x इंटू 2 को 2 इंटू एक्स लिख दिया, क्योंकि रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो क्रम भिन्नता के नियम का पालन करती हैं। पर आव्यूहों में तो आप देख चुके हैं ना कि जो आव्यूह होते हैं वो गुणन के लिए हमेशा, ये गुणन के लिए ही तो था, तो आव्यूह जो होते हैं वो गुणन के लिए हमेशा क्रम भिन्नता का पालन करें, ऐसी कोई जिद नहीं होती है। तो आप यहाँ पे इसे आना क्या चाहिए, स्थान को जैसा है वैसा छोड़िए, तो आना क्या चाहिए बी ए, ना कि ए बी। तो ए ने बी से गुणा करा तो फिर ये बी ए होगा और ये क्या होएगा सी ए। आप बिल्कुल ना लिखें इसे ए बी, ये ध्यान रखिएगा, आप तो बस दिशा चेंज ना करें। दाहिनी साइड है यहाँ ए की, तो यहाँ भी बी की जो है बाईं साइड उसको सेम रखें, बी बाईं साइड है ए दाईं साइड है। तो ये दाहिनी साइड से गुणन ने बंटनता नियम दिखाया था, तो ये दक्षिण बंटन नियम कहलाता है। ये जो क्रम है ये क्रम वेक्टर्स में भी आएगा। प्रश्नावली जो 13 है आपकी सदिश, वहां भी ये बिल्कुल पक्का मानिएगा। आप पढ़ेंगे एक वेक्टर ए वेक्टर बी से यदि करे कौन सा गुणा, क्रॉस गुणा, तो आप इसे बी क्रॉस ए ना लिख सकते हैं, आगे जाके पढ़ सकते हैं। तो आप इसे बी क्रॉस ए नहीं लिखेंगे। अब ये अलग बात है कि वहाँ क्रम भिन्नता वगैरह नहीं दिखाई जाती है, तो इसे आप लिखते हैं वहाँ पे माइनस बी क्रॉस है, वो एक अलग टॉपिक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ आप बचपनापन को दिखाना नहीं है, आप इसे इस गुणन को ए बी ना दिखाएं, स्थान जिस पर है या दिशा जो है उसकी बाईं या दाईं आप उसे एज इट इज रखें। आपकी बुक का एग्जाम्पल 11th है 59 पेज पर, वहाँ 3 आव्यूह दिए हुए हैं ए बी सी, और आपसे कहा गया है तो सत्यापित कीजिए a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। क्या है ये एक्चुअल में जिसका सत्यापन कराया गया है, यही गुणधर्म तो है जो अभी हमने पढ़ा। कौन सा, बंटनता, किस पर, किसकी, योग पर गुणन की। तो हमें ये अब एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करके देनी है। तो अपन जब LHS लेंगे प्रूफ में, जब हम लेंगे LHS, तो LHS में ए गुणा करना चाहेगा किससे, बी और सी के जोड़ से। तो आप करें सबसे पहले बी और सी का जोड़, ए को ऐसे कैसे लिखें और बी और सी का जोड़ कर दें। जब वो योगफल आ जाएगा आव्यूह के फॉर्म में तो ए से उसका गुणा कर दें। गुणा करने से पहले चेक कर लीजिएगा कि ए और बी प्लस सी दोनों गुणन के लिए अनुकूलनीय हैं या नहीं। अगर हैं तो गुणा करके आप निकालिए कौन सा आव्यूह आता है।
आपने जब ए और बी सी को जहाँ रैंक थी स्थान पे लिखा तो आपने देखा कि ए वेट कर रहा था इन दोनों के जोड़ के लिए। अब ये दोनों जुड़ गए, क्योंकि इन जोड़ के लिए क्या होता है, क्रम समान होना चाहिए, जो है। दोनों जब जुड़े तो 2 और 1 3 बना, -2 + 3 1 बना, 2 + 6 8 बना, -3 -1 -4 बना, 2 + 4 6 और 4 + 1 5 बना। ये जोड़ आया, इन दोनों को गुणा होना था, ये गुणनफल हो पाया क्योंकि इसका क्रम और इसका क्रम जब हमने देखा तो ये बीच वाले एरिया में अंक समान थे, मतलब फर्स्ट में कॉलम्स की संख्या और सेकंड में पंक्तियों की संख्या इक्वल थी, तो ये गुणनफल संभव था। और जो अंक बच गए 2 × 3 उस क्रम का नया अवयव आना था, तो 2 × 3 हमने पहले लिख दिया। अब ये गुणन जब हमने कराया तो पहली पंक्ति ने गुणा करा पहले स्तंभ से, 2 × 6 -12 ये लिखा। पहली पंक्ति ने जब गुणन करा दूसरे स्तंभ से, 2 × 2 + 18 ये लिखा। जब आपने तीसरी पंक्ति से गुणा कराया 2 × 8 = 16 + 15 ये लिखा। दूसरी पंक्ति ने जब गुणन स्टार्ट करा तो 1 × 3 3 आया और ये -8। यहाँ पे आपने गुणा करा दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से तो 1 + 12 आया। तीसरी स्तंभ से जब गुणा कराया आपने इसका तो 8 + 10 आया। और जब इनको आपने सरल कर लिया तो LHS से जो अवयव प्राप्त हुआ वो था क्या, पहली पंक्ति चेक करें, -6 20 31। सेकंड रो के मेंबर्स क्या थे, -5 13 और 18। क्या था ये, LHS। RHS को उठाना है और ये अवयव लाना है। RHS में क्या है, एक्चुअल में दो गुणन क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब वो दो गुणन होने चाहिए, कौन से, AB और AC, और फिर उनका योग होना चाहिए। तो आप RHS लीजिए और सॉल्व करिए। आपने जब इन्हें लिखा तो A × B लिखा प्लस A × C लिखा। A × B पॉसिबल था क्योंकि आप देखिए बीच वाले एरिया में दोनों अंक समान हैं, और A × C भी पॉसिबल था क्योंकि इनके बीच वाले एरिया में भी दोनों अंक समान हैं। जब आपने A × B किया तो 2 × 3 का एक अवयव प्राप्त होना था। कैसे प्राप्त हुआ, पहली पंक्ति ने पहले स्तंभ से गुणा करा, 2 - 9। पहली पंक्ति ने दूसरे स्तंभ से गुणा करा, -4 + 6। तीसरे स्तंभ से जब गुणा करा 2 दूना 4 + 12। ठीक है। ऐसे ही दूसरी पंक्ति ने पहले स्तंभ से गुणा करा 1 - 6। इसके बाद दूसरे स्तंभ से गुणा करा -2 + 4। तीसरे स्तंभ से गुणा करा 2 + 8, ये लिख दिया। सेम इसी तरीके से आपने किसका गुणा करा, A का C से। कैसे, ये एक ही पहली पंक्ति थी, पहली पंक्ति को आपने, ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति को आपने गुणा करवाया पहले स्तंभ से, 2 दूना 4 -3 लिखा आपने। ठीक है। दूसरे स्तंभ से गुणा कराया, 2 × 6 + 12 लिखा आपने, 2 × 6 = 12 + 3 लिखा आपने। उसके बाद दूसरी पंक्ति ने गुणा शुरू करा, दूसरी पंक्ति ने इससे गुणा करा, 2 × 2 -2 लिखा आपने। दूसरे स्तंभ से गुणा करा, 3 × 3 + 8 लिखा, और तीसरे स्तंभ से 6 × 6 + 2 लिखा। जब आपने इन्हें सॉल्व करा तो ये -7 बना, ये 2 बना, ये 16 बना, ये -5, ये 2 और ये 10 बना। इधर से जब आपने इसको सॉल्व करा 1 बना, 18 बना और 15, यहाँ से 0 हुआ, ये 11 हुआ, ये 8 हुआ। दोनों आप भी जुड़ सकते थे, क्यों, क्योंकि इनका क्रम समान था। जोड़ के लिए क्रम समान होना चाहिए। जब ये जुड़े तो -7 + 1 करा, -6 आया, 2 + 18 करा, 20 आया, 16 + 15 किया, 31 आया, -5 + 0 -5, 2 + 11 13 और 10 + 8 = 18। ये RHS से प्राप्त होने वाला अवयव था। आपने इसकी तुलना जब LHS से प्राप्त होने वाले अवयव जो कि इक्वेशन फर्स्ट में लिखी हुई थी से करी तो आपने देखा दोनों अवयव इक्वल थे। तो आपने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। आप चाहें तो LHS = RHS और आपने लिख दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का पालन हुआ, मतलब A × B + C आ गए इक्वल AB + AC के। ये यहाँ पे आपने एंस प्रूव्ड कर दिया। अवयवों के गुणन के जो गुणधर्म थे वो खत्म हुए। अब अवयव के गुणन से संबंधित दो विशेष टॉपिक हैं, जिनमें से फर्स्ट लिखा गया है गुणन प्रतिलोमी अवयव। तो ये दो अवयव होते हैं जो कुछ खासियत दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये कहलाते हैं गुणन प्रतिलोमी अवयव। और खासियत क्या थी आप वो देखिएगा। आपने छोटी क्लासेज में देखा था कि 2 का उल्टा कौन होता है, 1/2। और अगर गुणन किया जाए इन दोनों का तो गुणन से आता क्या है, जो गुणन का शरीफ या तत्समक पर्सन है
जो रियल नंबर्स में 1 था। तो कुछ मामला ऐसा ही यहाँ पे है, एक आव्यूह ए होगा, दूसरा आव्यूह जिसे बी नाम दिया जाएगा। अगर वे दोनों आव्यूह गुणा करके ला दें कौन, गुणन का तत्समक आव्यूह मतलब इकाई आव्यूह, तो वे कहलाएंगे गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, और उसमें कुछ शब्द लिखने जरूरी होते हैं। तो अगर शॉर्ट में भी पढ़ें, बाद में शब्दों को जोड़ें समझते हुए, तो क्या है इसकी परिभाषा, ऐसे दो आव्यूह जिनके गुणन से कौन प्राप्त हो जाए, इकाई आव्यूह प्राप्त हो जाए, वे क्या कहलाते हैं, गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहलाते हैं। अब क्या चीज़ें हैं इसमें जो एक्स्ट्रा लिखनी चाहिए वो आप देखिए। मान लीजिए एक आव्यूह ए है और दूसरा आव्यूह बी है, आप इनका गुणा कर रहे हैं, यही तो कहा गया गुणन से जो इकाई आव्यूह दे दें। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बना कि भैया ए बी बराबर आई यदि हो जाए, मतलब ए और बी का गुणा आई हो जाए, तो ए और बी एक दूसरे के गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहलाते हैं। अब ए इंटू बी ही नहीं, उल्टा भी, क्रम बदल के भी, मतलब बी इंटू ए करने पे भी यही काम हो जाए, मतलब आई ही आ जाए, ठीक है, गुणन में उल्टे, ठीक है। तो ए बी निकालें चाहे बी ए निकालें, अगर आ जाए आई, तो ये फॉर्मूला है किसके लिए, दिखाने के लिए कि ए और बी गुणन प्रतिलोमी किस शर्त के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये शर्त कहें चाहे सूत्र कहें, क्या है सूत्र, कि ए और बी का गुणा यदि आ जाए आई। इससे आगे जो है अगला टॉपिक वो अभी कर रहे हैं इसको, वो है शून्य के भाजक। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ए और बी का गुणा यदि आ जाए शून्य आव्यूह। तो दोनों एक जैसे मिलते जुलते फॉर्मूला है। वापस लौटें, अगर ए बी से आई आ जाए और बी ए से आई आ जाए, तो फिर ये ए और बी एक दूसरे के गुणन प्रतिलोमी कहलाते हैं। अब क्या इसमें लिखना चाहिए, क्या हमें एक्स्ट्रा समझना चाहिए, वो है इनका क्रम और इनकी नेचर। इनका क्रम किस तरीके का हो, क्या सारे क्रम जो भी है उनमें ये पॉसिबल होता है कि इन दोनों का गुणा, कोई भी दो आव्यूह जिनके क्रम कुछ भी दिए हुए हैं, क्या उनमें ए बी का गुणा आई आ जाए और उल्टे का भी आई आ जाए। तो देखते हैं, ऐसे माने अपन कि या तो इन दोनों के क्रम क्या होंगे, अलग अलग होंगे, या इन दोनों के क्रम समान होंगे। अब ये अलग अलग पे क्या आई ला देंगे, और आई ला देंगे तो दोनों ही तरीके से आए वो सेम आई ला देंगे क्या, देखते हैं अभी। अब अपन फर्स्ट केस में मान लेते हैं इन दोनों का क्रम अलग अलग है, तो फिर ए बी भी निकलना चाहिए, बी ए भी निकलना चाहिए, तो निकल जाएगा। मान लीजिए ए का क्रम 2x4 है और बी का क्रम 4x2 है, तो बताएं ए इंटू बी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल सर पक्का निकलेगा, क्योंकि ये इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आई आता है तो वो किस क्रम का आएगा, देखिएगा जो शेष रह गए अंक, मतलब यहाँ से जो आई आएगा वो 2 क्रम का होगा, ठीक है। तो ये बात तो बनी अभी तक, ए और बी ने गुणा करके आई ला दिया है। अब बिगड़ी क्या बात वो देखिए, हमें अभी ये भी होना चाहिए, दोनों काम होने चाहिए, तब जाके ए और बी क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के गुणन प्रतिलोमी। तो अब ये काम करके देखें, मान लीजिए हम बी का ए से गुणा करें तो बी का क्रम क्या है 4x2, ए का क्रम क्या है 2x4। वापिस से बी ए पॉसिबल है, क्योंकि अभी भी सर वो शर्त का पालन हो रहा है बिल्कुल, लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है वो बताएं। बी और ए से आना चाहिए कौन, आई, तभी तो गुणन प्रतिलोमी होंगे। तो मान लीजिए सर आई आ गया, पर उसका क्रम क्या आएगा 4x4, ठीक है। तो बताइए इस तरीके से एक इकलौता आई कैसे लिख देंगे आप, ए बी से प्राप्त होने वाला जो है और बी ए से प्राप्त होने वाला जो है, ये आई तो शो कर रहा है कि ए बी से बी ए से जो आई प्राप्त हो रहा है ये इसका क्रम तो फिक्स है। ऐसे थोड़ी है कि इसके लिए इसका क्रम अलग है, इसके लिए इसका क्रम अलग है, दोनों जगह बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब ये तो फिक्स है, जो भी क्रम इसका आना है वो आना है। जबकि यहाँ पे अगर आपने इन दोनों का क्रम अलग अलग लिया तो ए बी निकालने पे तो 2 क्रम का आई आएगा और बी ए निकालने पर 4 क्रम का आई आएगा। तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा ना कि आप यहाँ लिखें ए बी बराबर I2 बराबर I4, बराबर तो नहीं लगा सकते, I2 और I4 बराबर नहीं हो सकते। फिर भी अगर लिखें तो बराबर I4 बराबर बी ए, तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो एक तो चीज़ किससे गड़बड़ हुई, इन दोनों का क्रम अलग अलग लेने से। तो पहली बात तो गुणन प्रतिलोमी आव्यूह में कब बनेंगे गुणन प्रतिलोमी, मतलब शर्त का पालन ए बी बराबर बी ए बराबर आई का पालन कब करेंगे, जब इनका क्रम समान हो, नंबर एक बात तो। और दूसरी बात, यही कंडीशन अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर से प्रॉब्लम आएगी। तो दूसरी जो चीज़ है जो जरूरी है होना वो ये है कि ये दोनों ए और बी वर्ग आव्यूह और हों, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए,
आप बोर्ड पे लिख दी जाएगी, आप अभी नोट कर लीजिए। डेफिनेशन क्या कहती है? यदि समान क्रम के, अंडरलाइन करा गया है वही दो बातों को, दो वर्गाव्यूह, मतलब क्रम समान होना चाहिए, दूसरी बात वर्गाव्यूह होने चाहिए, ये डेफिनेशन में याद रखना है। ए तथा बी का गुणन क्या हो? इकाई आव्यूह हो, तथा तो अगर इन दोनों का गुणन इकाई आव्यूह हो, शर्त के रूप में या सूत्र के रूप में उधर लिख दिया गया है, ए बी या बी ए दोनों ही केसेज में आई आ जाएं, तो बी को ए का और ए को बी का, मतलब दोनों को एक दूसरे का क्या कहते हैं? गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ बनता है? यदि ए एक आव्यूह दिया हुआ है, क्रम है इसका 3x3, होना था ना वर्गाव्यूह, डेफिनेशन में कहा गया था। बी एक और आव्यूह दिया हुआ है, इसका क्रम भी 3x3 है, तो वर्गाव्यूह होने के साथ साथ और क्या खासियत है इनमें? इन दोनों का क्रम समान है, डेफिनेशन में हमने लिख दिया था। साथ में लिखा हुआ है ए और बी दे करके गुणन प्रतिलोमी आव्यूह हो, तो एक अननोन इसमें फंसा हुआ है, एक अज्ञात राशि ए फंसाई हुई है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन कभी बोर्ड बना सकती है। तो कैसे हैं ये दोनों आव्यूह? गुणन प्रतिलोमी। तो बस इसी चीज को पकड़ के, इस चीज के लिए जो फॉर्मूला माइंड में हमने इमेजिन किया, लिख रखा है, वो अप्लाई कर दीजिए। और याद रखिएगा, गुणन प्रतिलोमी नाम आते ही आप तुरंत क्या इमेजिन करेंगे? ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो अपन यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन में, चूंकि ए तथा बी कैसे हैं? गुणन प्रतिलोमी आव्यूह हैं, आव्यूह हैं। जब हैं अगर ये तो फिर हम उस शर्त का फायदा उठा सकते हैं ना। तो फिर सर ए बी और बी ए दोनों बराबर होंगे और आई के बराबर होंगे। अब ये दो चीजें निकालने की शायद जरूरत पड़े, शायद ना पड़े, सिर्फ एक से ही काम चल जाए, मतलब ए बी इक्वल टू आई, फर्स्ट और थर्ड रेशो ले सकते हैं इन तीनों अनुपातों में, ठीक है। तो अपन इनमें से यूज कर सकते हैं, तो अपन यूज करेंगे ए बी इक्वल टू आई, चाहे आप यूज कर लीजिए बी ए इक्वल टू आई, विच एम्प्लाइज क्या लिखेंगे आप? ए बी इक्वल टू आई, ठीक है। अब यहाँ आप इन दोनों को रख दीजिए, ए रख दीजिए, बी रख दीजिए, और इक्वल में किससे रख दीजिए? आई। किस क्रम का? इसी क्रम का। तो आपने ए को लिखा 1 2 2 2 a 4 और 3 7 5, इनटू आपने बी को लिखा 3 - 4 2 -2 1 0 1 1 -1, इक्वल करके आपने आई लिखा इसी क्रम का। वैसे भी यहाँ से पता चल रहा है गुणन से किस क्रम का आएगा प्रोडक्ट जो है। तो ये तो शर्त थी जो पूरी हुई, और बचा क्या? 3x3, तो 3 क्रम का इकाई आव्यूह आना था, तो आपने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपने I3 को लिखा। इन दोनों का गुणा करिए जिसमें ए फंस जाएगा कहीं पे, और तुरंत तुलना करके, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, आप उसे आई के बराबर कर दीजिए। तो देखिए गुणा कर लेते हैं, 3x3 क्रम का प्राप्त होएगा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करना चाहिए, 1 यहाँ से 3 -4 +2, दूसरे स्तंभ से गुणा करना चाहेगी, -4 +2 +2 -4 +2 +2, तीसरे स्तंभ से गुणा करना चाहिए 2 0 -2 2 0 -2, तो 0 नहीं लिखा गया है। दूसरी पंक्ति यही तो चाहिए थी, क्योंकि ए फंसा हुआ है इसमें। दूसरी पंक्ति जब गुणा करेगी, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से, तो 6 - 2a + 4, 6 - 2a + 4 मतलब 10 - 2a, ठीक है। इतने पे ही काम बन गया। हालांकि इसको आगे गुणा करके दिखाना है अपने को, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, पर इतने पे ही काम बन गया। क्या काम बना है? काम बन गया सर कि हम कर सकते हैं क्या? तुलना किसकी? इस मेंबर की। कौन है ये मेंबर? A21, तो उधर तुलना कर सकते हैं किससे? A21 से। कौन है A21? 0। जब आप इसकी तुलना करेंगे तो 6 + 4 मतलब 10 - 2a किसके इक्वल होएगा? 0 के। तो 2a किसके इक्वल होएगा? 10 के। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ये आपको निकालनी है, तो पूरा गुणा कर दीजिए और तुलना कर दीजिए। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और
तो यहाँ पे सीधा तुलना करी जा रही है। ये साफ करा जा रहा है। क्योंकि यहाँ इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है तो संगत अवयवों की तुलना। करने पर तो यहाँ पे आप जहाँ से चाहें, आप चाहें तो a22 की तुलना कर सकते हैं 1 से, तब भी वही सेम वैल्यू प्राप्त होगी एक ही। तो यहाँ से हम तुलना कर रहे हैं किसकी, a21 की। तो यहाँ पे 10 - 2a किसके इक्वल है, 0 के, विच इम्प्लाइज 2a उधर चला गया, इक्वल हो गया 10 के, 2 का भाग दिया, a = 5, ये a की वैल्यू आई। मतलब आपने गुणन प्रतिलोमी सुनते ही फॉर्मूला याद रखा कौन सा, ab बराबर ba बराबर i, अप्लाई किया, अननोन कोई आया तो उसको आपने निकाल दिया। कई बार इसमें प्रश्न ऐसे भी बन जाते हैं, a और b दे रखे हैं, सब नोन है, सारे नोन है, कोई भी अज्ञात राशि नहीं है, और आपसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि ये गुणन प्रतिलोमी हैं, तब जाके थोड़ा काम बढ़ जाता है। आपको a भी निकालना पड़ेगा, आपको ba निकालना पड़ेगा, दोनों से ही देखना पड़ेगा कि इकाई अवयव आ रहा है या नहीं। यहाँ फिलहाल ए बी बी ए में से कोई सा लेकर के, क्योंकि तीनों पार्ट्स बराबर हैं, आई के बराबर करके अननोन ज्ञात कर सकते हैं। जो दूसरी खास बात है गुणन में वो है शून्य के भाजक, 0 डिवाइजर्स। तो कौन होते हैं शून्य के भाजक, तो एक साथ आप दोनों को याद रखें, गुणन प्रतिलोमी अवयव और शून्य के भाजक। गुणन प्रतिलोमी अवयव की शर्त थी ए बी बराबर आई, मतलब इकाई अवयव लाना था। इसकी शर्त है ए बी बराबर ओ, ये अलग बात है बी ओ भी होता है, तो दोनों को शून्य अवयव, आप ओ बोलते हैं क्योंकि कुछ तो बोलना, ए बी बराबर 0 बोल नहीं पाएंगे अपन, तो ए बी बराबर आप कहें शून्य अवयव या ओ, जैसा भी चलन में आप रखें, तो ये इसकी शर्त हो गई। दोनों की शर्त लगभग मिलती है, दोनों में गुणा है। ए बी बराबर आई का मतलब गुणन प्रतिलोमी, और ए बी बराबर शून्य अवयव का मतलब क्या है, शून्य के भाजक। तो परिभाषा क्या बनी, यदि समान क्रम के दो अशून्य अवयव, ध्यान दीजिएगा भैया, अशून्य अवयव का मतलब जिनमें अवयव शून्य ना हो, सारे अवयव शून्य ना हो, ये ध्यान रखिएगा, मतलब जो शून्य अवयव ना हो, ए तथा बी का गुणन यदि प्राप्त हो जाए किसके बराबर, एक शून्य अवयव के बराबर, तो ए और बी एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, शून्य के भाजक कहलाते हैं। अब यहाँ पे आपको ही सोचना है कि समान क्रम के तो होंगे ही होंगे, वर्ग अवयव होंगे कि नहीं होंगे, देखिएगा आप खुद अप्लाई करके चेक करिएगा। लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ा था योज्य प्रतिलोम, तो वहाँ एक करेक्शन कर लीजिएगा। वहाँ एक अवयव लिया गया था a 2×3 क्रम का, जिसमें a23 पोजीशन पर हमने अवयव -2 लिखा था क्वेश्चन में, पर जब कैलकुलेशन में इसका यूज़ करा था अवयव a का, तो यहाँ -2 के स्थान पर वो +2 लिख गया था। तो आप इसे काट करके, क्योंकि ये कैलकुलेशन में यूज़ हुआ है, इसे काट करके a23 के स्थान पर +2 यूज़ करिएगा।